नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आप सभी का करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस देखी हुई हैं। आप सभी के लिए करियर क्रैक हब की पूरी टीम एक बैच लेकर आई है जिसका नाम है एसएससी फाउंडेशन बैच, ब्रह्मास्त्र बैच। आप सबको पता है एसएससी ने अपना 2025 का जो पूरा शेड्यूल है, वो कैलेंडर है, वो अपना जारी कर दिया है। उसमें कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, ये सारी चीजें आपकी उस कैलेंडर के अंदर मेंशन है। तो उसको देखते हुए हमारी टीम ने आप सभी के लिए एसएससी का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसमें आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल के भी 2 एग्जाम होते हैं, प्री प्लस मेंस, है ना। इसी प्रकार से आपका एग्जाम हो सीएचएसएल, उसका भी प्री प्लस मेंस एग्जाम होता है। सीपीओ का एग्जाम हो या फिर आपका एमटीएस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, तो जितने भी एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये बैच आपका काम करने वाला है। और भी एग्जाम में हेल्प करेगा, लेकिन हम प्रॉपर इस बैच को हम रखेंगे एसएससी के लिए। बात क्लियर? तो इस फाउंडेशन बैच में हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं अमन सर, बड़े शानदार तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ मैथ्स के 2 टीचर होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, जितेंद्र सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जीके जीएस की अपनी पूरी अलग टीम होगी। विकास सर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी वाला पार्ट कवर कराएंगे। मनीषा मैम आपको बायोलॉजी वाला पार्ट कवर कराएंगी। ज्योग्राफी के अपने एक अलग टीचर होंगे। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में एक और चीज पूछी जाती है, स्टैटिक जीके, तो वो यहाँ पे मैं कवर कराने वाला हूं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर जीके जीएस में तो करंट अफेयर भी आती है। तो करंट अफेयर की डेली क्लास आपको मिलने वाली है सुबह 9 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसको लेंगी मनीषा मैम। बात क्लियर? तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, है ना। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री, एकदम बेसिक से मैं आपको कराऊंगा इस बैच में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ब्रह्मास्त्र बैच, जनरल साइंस कंप्लीट सिलेबस और क्या होनी चाहिए साइंस की रणनीति, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है मेरे साथियों कि जो भी हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर हमें उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में ही नहीं पता, हम उस एग्जाम के बारे में नहीं जानते कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते, तो फिर हमारे एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। मैं ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखता हूं जिनको यही नहीं पता होता कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। तो मेरे साथियों, हमें भीड़ नहीं बनना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हमें अपने आप को निखारना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में कौन कौन सी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो पूछी नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की। तो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान को हम लोग जो पढ़ते हैं अपने 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम जनरल साइंस को, सामान्य विज्ञान को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इसको ठीक है पढ़ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा सिलेबस होता किस क्लास तक का है? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको पढ़ना है केवल 10th क्लास तक की साइंस को, है ना। कितनी क्लास? 10th क्लास तक की साइंस को आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात क्लियर? तो यही सारी चीजें हम लोग आपको इस बैच में कवर कराने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी वाला पार्ट आपको पढ़ाने वाली हैं मनीषा मैम। बात क्लियर? यहां पे सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा हीट, उष्मा। इसको हम हीट एंड टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, उष्मा और तापमान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा वेव्स, तरंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। और साउंड वेव, ध्वनि तरंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके उपयोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, जहां पे आप पढ़ोगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में। रिफ्लेक्शन आपका परावर्तन, रिफ्रैक्शन आपका अपवर्तन, आपके मिरर्स, दर्पण, लेंसेस, ये सारी चीजें कवर करेंगे कहां पे? ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट 4th चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत। यहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरल के गुण,
आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज लॉ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। इसके बाद चैप्टर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, जिसमें हम सिंपल पेंडुलम, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, यहाँ पे मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मोशन, गति, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, जहां पे न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे, बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैपिटल जी, स्मॉल जी क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर करेंगे। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और एक आएगा मिसलिनियस, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जहां पे हम जो न्यूक्लियर, जो आपका एटम है, परमाणु है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे स्पेस के बारे में। किसके बारे में, स्पेस के बारे में। तो ये हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जहां पे हम जानेंगे एटम क्या होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में, कैसे पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की गई अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण में। नेक्स्ट आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार व लवण। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, आपके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके बीच किस किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, और कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व, कौन सा बॉन्ड बनाता है ज्यादातर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन व उसके यौगिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल, धातु व अधातु, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, ये आप आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन व उसके यौगिक। सॉल्यूशन, विलियन, है ना, ये विलियन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। गैस लो, गैस नियम, फ्यूल, ईंधन, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक, और आपका आता है पॉलीमर। एक चीज और यहाँ पे आपकी आती है, एक चैप्टर आप मेरी तरफ से लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ हमारे जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन हैं, उनके बारे में जानेंगे। सीमेंट, आपका सीमेंट जो होता है, फर्टिलाइजर जो होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आपका गिलास, कांच जो होता है, इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव, विस्फोटक जो होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। बात क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस है जो एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। जो हमारा सिलेबस है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जनरल साइंस के सिलेबस की टेलीग्राम पर, ठीक है। देखने को आप देख सकते हैं, जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी का सिलेबस जो हमारा रहने वाला है, बायोलॉजी को आप लोग पढ़ोगे जूलॉजी और आपका बोटनी, दो पार्ट में, जिसको आपको मैम पढ़ाने वाली है, मनीषा मैम। तो ये उसका सिलेबस है, बाकी सिलेबस को मैम भी अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेन करने वाली हैं, ठीक है। मैम भी आपको सारी चीजें यहाँ पे बताएंगी, ठीक है। चलिए, आप लोग आप जुड़ जाइए फटाफट से, और पेन कॉपी आप लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं अपना यहाँ से सिलेबस। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले मैं सिलेबस शुरू कर लेता हूँ, उससे पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूंगा अपना जनरल साइंस के बारे में और जीएस के बारे में, ठीक है। आप जो भी एग्जाम देने के लिए जाओगे एसएससी का, मान लो आप सीजीएल का एग्जाम देते हो, तो सीजीएल का जो एग्जाम होगा मेरे साथियों, सीजीएल का जो प्री एग्जाम होगा, है ना, प्री एग्जाम जो होगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के। कितने आएंगे? 25। और वहीं जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा, और उसमें भी मेंस के एग्जाम में भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। बात क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, हमें कितने क्वेश्चन साइंस के इसमें देखने को मिलते हैं? तो सीजीएल जो प्री या मेंस का एग्जाम होगा, इसमें जो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, जीके जीएस की बात कर रहा हूं मैं, तो जीके जीएस में आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन
आपके दिखने को मिलते हैं किससे? जनरल साइंस से। बात क्लियर? जो सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कितने क्वेश्चन? 4 से 5 क्वेश्चन। वहीं 5 क्वेश्चन आपको, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसके? स्टैटिक जीके के, है ना, स्टैटिक जीके के। तो ये स्टैटिक जीके और जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी मैं कवर कराने वाला हूं, ठीक है। बाकी सभी टीचर्स अपने अपने बारे में बताएंगे, अपने अपने सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देंगे, कितने प्रकार, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो सभी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और आप लोग, जैसे मैंने आपसे बोला है, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं ये तो आपको पढ़ाने वाला हूं, इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बनाने में भी। क्लियर है? चलिए, तो पहला चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स, ठीक है। शुरुआत करते हैं मेन चैप्टर से, और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला चैप्टर लिखेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकाशिकी। पहला चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑप्टिक्स प्रकाशिकी कहते किसको हैं? ऑप्टिक्स प्रकाशिकी कहते किसको हैं? तो स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। मतलब साइंस की वो ब्रांच, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइंस की वो कौन सी ब्रांच होती है जहां पे हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑप्टिक्स कह देते हैं, प्रकाशिकी कह देते हैं। तो लिखना है सबसे पहला कि स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाशिकी कहते हैं। बात क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट, अगला पार्ट आता है लाइट, कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। लाइट, प्रकाश क्या होता है? देखिए, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि कोई भी चीज आप जो देख पा रहे हो, अब देखना भी तो एक काम ही है, एक एक्शन ही तो है। और कोई भी काम जो आप कर पाते हो, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो कोई भी चीज जब आप देख रहे हो, देखने का काम कर रहे हो, उसमें जो एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है, उसका नाम क्या है? लाइट है, प्रकाश है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो लाइट क्या है? तो लाइट एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है, जो हमें क्या करती है? चीजों को दिखाने में हेल्प करती है, सहायता करती है। बात क्लियर है? लाइट, अगर पूछा जाए कि लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, विच हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। ये तो हमारी आसान भाषा में किसकी डेफिनेशन होगी? लाइट की, प्रकाश की। बात क्लियर? लेकिन अगर हम देखें, प्रकाश की बात करें, तो लाइट वैसे है क्या? तो यहां पे आप देखेंगे, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक ऊर्जा है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करती है। अब देखो, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये आपकी बनती है। इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा वेव वाले चैप्टर में, जो हमारा तरंग वाला चैप्टर है, उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये बनती हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतनी बात याद रखो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वे होती हैं जो वैक्यूम में निर्वात में चल सकती हैं। किस में चल सकती हैं? वैक्यूम में, निर्वात में चल सकती हैं। वैक्यूम, निर्वात किसको बोलते हैं? जहां पे किसी प्रकार का कोई पार्टिकल, एटमॉस्फेयर मौजूद ना हो। बात क्लियर है? तो जो हमारा प्रकाश है, आप सभी को पता है ना, वैक्यूम में, निर्वात में चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। बात समझ में आई? तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये वैक्यूम में, निर्वात में चल सकती हैं, ठीक है। और यहां पे बस अभी इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, वैक्यूम, निर्वात का मतलब है कि आपको मीडियम, जो आपका मीडियम है, उसमें किसी प्रकार का कोई पार्टिकल मौजूद ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इट्स वेवलेंथ रेंज इज 3900 नैनोमीटर टू 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। इसकी तरंग दैर्घ्य
390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर होती है। देखो, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की हम बात करते हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो कलर, जो हमारा लाइट है, जो हमारी प्रकाश है, आप सबको पता है, आप लोग पढ़े होंगे, विवग्योर आपको पढ़ाया जाता है, विवग्योर, है ना। विवग्योर में क्या पढ़ाया जाता है कि हमारा जो प्रकाश है, जो हमारी लाइट है, वो कितने कलर का मिक्सचर होती है? वो 7 कलर का मिक्सचर होती है। जो हमारी लाइट है, जो प्रकाश है, वो कितने कलर का मिक्सचर होती है? 7 कलर का। कौन कौन से? वॉयलेट, बैगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो ऑरेंज, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। बात क्लियर? जो हमारा प्रकाश है, जो लाइट है, वो कितने कलर का मिक्सचर है? तो आप कहोगे सर लाइट हमारी 7 कलर का, 7 रंगों का मिश्रण है। वी से क्या बनेगा? वॉयलेट बैंगनी, आई से बनेगा इंडिगो आसमानी, ब्लू से बनेगा नीला, जी से बनेगा ग्रीन हरा, वाई से बनेगा आपका येलो पीला, ओ से बनेगा ऑरेंज नारंगी और आर से बनेगा रेड लाल। तो ये जो आपके 7 रंग होते हैं, इनका मिक्सचर होता है हमारा जो लाइट है, हमारा जो प्रकाश है वो। अब इन अलग, जितने भी हमारे अलग अलग रंग हैं, इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। यहां पे सबसे कम वेवलेंथ जो होती है 390 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर वो होती है वॉयलेट कलर की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की होती है। वो कितनी होती है? 780 नैनोमीटर होती है। कितनी? 780 नैनोमीटर होती है। तो अलग अलग कलर की वजह होने की वजह से हमारा जो प्रकाश है उसकी वेवलेंथ की भी अलग रेंज होती है, जो 390 नैनोमीटर से लेकर कितनी होती है? 780 नैनोमीटर तक होती है। बात क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो ये चीजें हम लोग वेव वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे वेव वाले चैप्टर में, तरंग वाले चैप्टर में। बात क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं इट्स वेवलेंथ, इट्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण यह सदैव सरल रेखा में गमन करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। आप अपने दिमाग में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जितनी छोटी लाइन खींचोगे उतनी सीधी होगी, और जितनी लंबी लाइन आप खींचते चले जाओगे उसके जो तिरछी होने के चांस है वो उतने ज्यादा होंगे। अपने दिमाग में ऐसे रख सकते हो। तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उतनी लाइन सीधी होगी। समझ में आई बात? मतलब प्रकाश सीधा चलेगा। तो आपसे पूछा जाए कि लाइट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन क्यों करता है, तो आप कहोगे सर क्योंकि उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? उसकी छोटी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? छोटी होती है। जो कहां से कहां तक होती है? 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक। क्लियर है बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया होगा नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए, अगर हम देखते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। विभिन्न प्रकार के माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। आप अपने दिमाग में ऐसे याद रखो कि जितना मीडियम हार्ड होगा, कठोर होगा, उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी, और जितना मीडियम आपका सॉफ्ट होगा, स्पीड उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब माध्यम में जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो जितने ज्यादा क्लोज होंगे, जितने ज्यादा पास होंगे, स्पीड कम होगी। और पार्टिकल्स अगर दूर दूर होंगे, कण अगर दूर दूर होंगे, तो स्पीड क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्यूम की, निर्वात की। तो वैक्यूम मैंने बताया था कि वैक्यूम वो होता है जहां किसी प्रकार का पार्टिकल ही मौजूद ना हो, जहां किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर ही मौजूद ना हो, जहां कोई कण, वायुमंडल मौजूद ही ना हो, तो वैक्यूम निर्वात। और निर्वात में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? अब बात करते हैं वैक्यूम के बाद। आपसे पूछ सकता है एयर, वायु के बारे में, कि बताइए एयर, वायु में स्पीड कितनी होती है लाइट की? तो एयर, वायु में जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? वायु में। अब देखो, वायु की अगर हम बात करते हैं, अगर हम जानते हैं एयर के बारे में, तो वायु में तो कण थोड़े दूर दूर होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो उसमें स्पीड लगभग आपकी कितनी होती है? 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? उसके बाद जब हम बात करते हैं वाटर की, जल की,
तो जल में पार्टिकल्स थोड़े से नजदीक आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो स्पीड थोड़ी घटती है और स्पीड कितनी रह जाती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर। गिलास, कांच, ठोस होता है ना कांच, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं, नजदीक होते हैं, तो उसमें स्पीड और भी कम होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर। और सबसे कम किस में होती है, डायमंड में, हीरे में। और हीरा प्रकृति, जो प्रकृति हमारी नेचर है उसमें सबसे कठोर पदार्थ होता है ना, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग माध्यम हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये आगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि किस मीडियम में, किस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, कैसे कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे वो आगे जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये बात याद रखो कि ये हमें याद होना जरूरी है। बात क्लियर। अब हमने ये तो जान लिया कि सर अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग होती है ना। लेकिन अब हम जब सनलाइट की बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं, तो सनलाइट सन से लेकर अर्थ तक जब आती है तो उसको अलग अलग मीडियम में, अलग अलग प्रकार के माध्यमों में चलना पड़ता है, हाँ या ना। तो अब सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लेती है, तो सनलाइट टेक्स 8.15 मिनट टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.15 मिनट का समय लेता है, लगभग आपका 8 मिनट। ठीक है, कहीं कहीं आपको 8 मिनट ही लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 8.15 और कहीं कहीं 8.25 आपको लिखा मिलेगा। आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं 8.15 मिनट। बात क्लियर। तो इतना समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, सुंदर नोट्स बनाइए, फिर आगे की बात करते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और देखो एक सिंपल सी बात मेरे साथियों अपने दिमाग में रखो, आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना एसएससी का, चाहे वो आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, एमटीएस की बात करो, कोई से भी एग्जाम जो आप एसएससी का देने के लिए जाओगे, वहाँ बेसिक आपकी साइंस पूछी जाएगी। वहाँ ऐसा नहीं है कि अपर लेवल की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और जो मेरे साथी ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या रेलवे का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर अलग साइंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सेक्शन में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन ग्रुप डी का बैच प्रॉपर अलग रहने वाला है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ये केवल एसएससी को ही टारगेट करता हुआ बैच होगा। क्लियर है, ये बात अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं कुछ इसके बारे में, लाइट के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स। प्रकाशी के अनुसार वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला लुमिनियस, प्रदीप्त वस्तुएं। लुमिनियस प्रदीप्त वस्तुएं उनको बोलते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिनको देखने के लिए दूसरी लाइट की रिक्वायरमेंट, दूसरी लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप एक बात बताओ मुझे कि भाई सूरज को देखने के लिए क्या आपको दूसरी लाइट की जरूरत पड़ती है? भाई सूरज की तो खुद की लाइट है ना। सूरज भी हमारा क्या है, एक स्टार है, एक तारा है, तो जितने भी तारे हैं उनकी अपनी क्या है, खुद की लाइट है, खुद का प्रकाश है। बल्ब, जो बल्ब होता है, जब बल्ब जलता है तो बल्ब को जलते समय आप जब बल्ब जलता है तो जब वो जल रहा होता है तो आप उसको क्या देखने के लिए अलग लाइट का यूज करते हो? नहीं करते ना, क्योंकि उसकी खुद की लाइट होती है। मोमबत्ती जब जलती है तो क्या उसके देखने के लिए अलग लाइट का प्रयोग करते हो? नहीं, उसकी खुद की लाइट होती है। तो जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तु। बात क्लियर। ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल सन, सूर्य, और हमारे सन भी क्या है, स्टार है, तारा है। बर्निंग लैंप एंड कैंडल, जलते हुए दीपक और मोमबत्ती। टॉर्च, तो जिनके अपनी खुद की लाइट है उन्हें हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तु। बात क्लियर। अब इसका अपोजिट, जिन चीजों को देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ रही है या जिन चीजों से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उनको हम कहते हैं नॉन लुमिनस, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आपका चांद जो है इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। चांद पे क्या होता है, सूरज की लाइट पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, तब हमारे पास आती है। बात क्लियर। तो चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है, तो चांद कैसा होगा, नॉन लुमिनस। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं है, ये भी किसकी वजह से चमक रहे हैं, सूर्य की वजह से, तो ये भी किस में आएंगे, नॉन लुमिनस में, अप्रदीप्त में। तो जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता
जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता वो किस में आएंगे, नॉन लुमिनस में। जैसे आपका बुक, किताब, टेबल, मेज, पेन, ह्यूमन बीइंग, मानव, ठीक है, इसके साथ साथ मून, चंद्रमा, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, तो जिनको देखने के लिए दूसरी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी लाइट नहीं होती, उसको हम किस में रखते हैं, नॉन लुमिनस अप्रदीप्त वस्तु में। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, परावर्तन होता क्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके आगे कोई भी चीज आपके सामने रखी होगी, आपका मोबाइल फोन, आपकी किताब, आपकी आसपास की चीजें, जो भी चीज आप देख पा रहे हो ना मेरे साथियों, वो देख इसलिए पा रहे हो कि कोई भी लाइट है, कोई भी प्रकाश है, उसके ऊपर पड़ रहा होगा, और उसके ऊपर पड़ने के बाद वो वापस आपकी तरफ आ रहा होगा, आपकी आंखों में जा रहा होगा, और उसकी इमेज आपकी आंख में, रेटिना के ऊपर बन रही होगी, तभी तो आप उस चीज को देख पा रहे हो। कोई चीज सफेद है, कोई चीज लाल है, कोई चीज काली है, कैसी भी है, उसका जो कलर आप महसूस कर पा रहे हो या चीज देख पा रहे हो, वो किसकी वजह से देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। तो एक तो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश आर पार निकल जाए, जैसे कि एक आपका, जैसे कि पारदर्शी शीशा, जहां प्रकाश आर पार निकल गया, पानी, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन जब कोई चीज है, ऐसी कोई सरफेस है, ऐसी कोई सतह है जहां पे प्रकाश आर पार ना निकल रहा हो, टकरा के वापिस आ रहा हो, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। अब जो सरफेस ट्रांसपेरेंट नहीं होती, पारदर्शी नहीं होती, उसे हम कहते हैं ओपेक सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, ओपेक सरफेस, अपारदर्शी वस्तु। और जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, वो हमेशा ओपेक सरफेस से होता है, अपारदर्शी वस्तु से होता है, पारदर्शी से नहीं होता। अगर पारदर्शी से होता तो उसको हम फिर रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, उसे हम कहेंगे अपवर्तन। बात क्लियर। तो यहां पे आप देख सकते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम and incident on a surface and returns back to the same medium, then this phenomena of light is called reflection of light। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर एक सतह से टकराकर आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपकी सरफेस है वो मेरे साथियों कैसी होनी चाहिए, ओपेक सरफेस होनी चाहिए। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी सतह होनी चाहिए, जिसमें आप आर पार ना देख पाओ। जैसे कि आपका शीशा, जो आप मिरर होता है ना, शीशा होता है, तो शीशे के पीछे साइड पेंटेड होती है ना, आपने देखा भी होगा ना, पेंटेड होती है ना, क्यों, ताकि प्रकाश आर पार ना जाए, वो रिफ्लेक्शन करे। ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो, वेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम एंड इंसिडेंट ऑन ए ओपेक सरफेस, यहां पे सरफेस के साथ आप लिख सकते हो इंसिडेंट ऑन ए ओपेक सरफेस एंड रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी, यहां पे लिखेंगे माध्यम के साथ, अपारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से, एक माध्यम से चलकर एक अपारदर्शी सतह, यहां पे लिखना है, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर एक अपारदर्शी सतह, सरफेस मतलब सतह, एक अपारदर्शी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक बार आप नोट करिए और फिर इसको मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से आप सभी को, ठीक है। सतह से पहले अपारदर्शी जरूर लिख लेना, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, एक बार कर लिया होगा नोट सभी ने। चलिए अब जानते हैं अच्छे तरीके से, इस चीज को समझते हैं। देखिए
जैसे मैंने एक सतह ले ली है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये पीछे से क्या है, पेंटेड है। ये सरफेस, ये सतह पीछे से क्या है, पेंटेड है। ये जो आपको नीचे डैश डैश आपको नहीं रहा है, ये कलर मान लेते हैं, ये पेंटेड है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मान लो कि एक प्रकाश किरण आती है, एक लाइट रे आई, प्रकाश किरण आई, इस पे इंसिडेंट हुई, मतलब टकराई, और टकराने के बाद क्या करी, इसी माध्यम में दूसरी दिशा में चली गई, इसी माध्यम में दूसरी दिशा में चली गई। बात क्लियर। तो यहाँ पे ये जो लाइट रे आ रही है, इसको हम कहते हैं आई, मतलब इसको हम कहते हैं इंसीडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसीडेंट रे, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, ठीक है। अब ये लाइट रे आई, प्रकाश किरण आई, टकराई, और टकराने के बाद इधर की तरफ चली गई, दूसरी दिशा में चली गई, लेकिन माध्यम सेम है, मीडियम सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो आई, टकराई और दूसरी दिशा में चली गई, तो इसको हम कहते हैं आर, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, ठीक है भाई, सबको समझ में आई बात यहां तक। अब इस रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण को, और इंसिडेंट रे, आपतित किरण को हमें अलग करना है। तो अलग करने के लिए ध्यान सुनना, अलग करने के लिए हमेशा क्या करना होता है, हमें जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अलग करने के लिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने के लिए, हमेशा जो भी सरफेस होती है, जो आपकी ओपेक सरफेस होती है, जो अपारदर्शी सतह होती है, उसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लंबवत हमेशा हम ड्रॉ करते हैं क्या, एक नॉर्मल। एन क्या है यहाँ पे, तो एन है यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। हमेशा आपको क्या ड्रॉ करना होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, एक अभिलंब खींचना होता है। बात क्लियर। तो एन क्या यहाँ पे, नॉर्मल है, अभिलंब है। बात क्लियर। और ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। बात क्लियर। तो और ये हमेशा मैं कह रहा हूं मेरे साथियों, ये जो आपकी ओपेक सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, मतलब हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बना होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे रखी हुई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है, तो जो आपका यहां पे नॉर्मल होगा ना, इसका 90 डिग्री मतलब इधर की तरफ होगा। हमेशा सरफेस कैसी भी हो, नॉर्मल हमेशा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, ये एक सरफेस ले ली, एक सतह ली, ठीक है। यहां पे ये लाइट रे आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, टकराई, और टकराने के बाद दूसरी दिशा में चली गई। इन दोनों को अलग करने के लिए हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, एक अभिलंब। बात क्लियर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे प्यारों, गलती करते हैं बहुत ज्यादा। कैसे, देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण। बात क्लियर। और वहीं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। यहां पे एंगल आई क्या है, तो एंगल आई है मेरे प्यारो, वो है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। यहां पे एंगल आई क्या है, जो एंगल आई है वो है हमारा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारो, आपतित कोण। बात क्लियर है। जो चीज समझ में ना आए कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये चीज हमें नहीं, दोबारा समझा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण। और यहाँ पे आर जो है, आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम कहते हैं परावर्तित कोण, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित कोण। क्लियर है बात। यहां पे जो आपका आर है, आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित कोण, ठीक है। अब यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो ये समझ बैठते हैं कि ये होगी सरफेस और ये होगी इंसिडेंट रे, तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये वाला, ये इंसिडेंट एंगल होता है। नहीं, गलत कर दोगे आप लोग। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है ना,
अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, वो आपतित कोण होता है। ये वाला एंगल जो होता है ना सरफेस और इंसिडेंट के बीच का, इसको हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल जी जो है, एंगल जी है हमारा ग्लांसिंग एंगल, स्पर्श कोण। ग्लांसिंग एंगल जिसको हम बोलते हैं स्पर्श कोण। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श कोण। ग्लांसिंग एंगल स्पर्श कोण। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, पहले आप लोग ये नोट करिए शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फिर अपने तरीके से नोट कर लेना, मैं फिर आगे की चीज आपको समझा पाऊँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप सभी ने? ठीक है, अब दोबारा एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। देखो, एक सरफेस थी, एक सतह थी, अब उस पर कोई लाइट रे, कोई प्रकाश किरण आती है, टकराती है, और टकराने के बाद दूसरी दिशा में चली जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसी को हम परावर्तन बोलते हैं। ये होगी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इन दोनों को अलग करने के लिए हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, एक अभिलंब खींच लिया। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण। वहीं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित कोण। बात क्लियर? वहीं ये जो सरफेस है, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इंसिडेंट रे है, इसके बीच का एंगल जो होता है इसे हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, स्पर्श कोण। बात क्लियर? तो ये चीज आप लोगों ने जानी। अब यहाँ पे इसके रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड बी ऑल इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप ऐसे समझो मेरे साथियों, इनको मैं हटा देता हूं सबको, है ना, ये तो आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। ठीक है, देखिए, अब आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। देखिए, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा, ये ग्लांसिंग एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, ये रे जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये हमने कहां पढ़ा है? इसके रिफ्लेक्शन के पहले नियम में। तो आप इसको ऐसे समझो, ये जो आपका बोर्ड है ये एक ही प्लेन तो है, बोर्ड की जो स्क्रीन है ये एक ही प्लेन है, सिंगल प्लेन है। तो इसी के ऊपर एक लाइट रे आएगी, टकराएगी, यहां पे कोई सरफेस रखी हुई है, कोई चीज रखी हुई है, यहां पर टकराई और टकराने के बाद उसी के ऊपर चलेगी, बोर्ड के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक लाइट रे आ तो इस प्लेन में रही है, तो इस प्लेन में रही है, यहां पे कोई चीज रखी, टकराई और दूसरे प्लेन में चली गई। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में जाएगी। अब जब जिस प्लेन में आ रही है उसी प्लेन में जा रही है, जिस समतल में आ रही है उसी समतल में वापस जा रही है, तो उनको अलग करने के लिए जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वो भी तो सेम प्लेन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वो भी सेम प्लेन में है। तो आप लोगों को याद रखना है, पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। बात क्लियर? एक ही प्लेन में होने चाहिए। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जितना एंगल आई है वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? एंगल आर के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर? जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होना चाहिए। बात समझ में आई? तो आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं, दोनों लॉज रिफ्लेक्शन के करिए नोट इनको। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा, पीछे कर लेते हैं, इसके बीच में ले लेते हैं सफेद। चलिए, अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, एक मान लो हमारे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं, ये है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है पीछे से क्या है? पेंटेड है, ओपेक होनी चाहिए ना, ये पीछे से पेंटेड है। अब होता क्या है, एक प्रकाश किरण आई ऐसे, इस पे टकराई, एक प्रकाश किरण आई, टकराई, और टकराने के बाद दूसरी दिशा में चली गई भैया।
टकराने के बाद दूसरी दिशा में चलेगी, कोई बात नहीं, चलेगी तो जाने दो। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों को अलग करने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे भैया, तो कमेंट में लिख दीजिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सर। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर खींचेंगे, नॉर्मल को, नॉर्मल द्वारा खींचना पड़ेगा बीचों बीच। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है जी। अब मान लो इतना तो आप लोग मान ही सकते हो, क्यों मेरे साथियों, मान लेते हैं कि भैया ये लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है रखी हुई नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सरफेस रखी हुई ना होती तो जो लाइट जिस रास्ते पे आ रही थी वो तो उसी रास्ते पे चली जाती, नहीं चली जाती, बताओ हाँ या ना। अगर ऐसा होता, कैसा होता सर, कि अगर ऐसा होता कि ये सरफेस रखी हुई ना होती, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी हुई ना होती, तो कोई फिर रिफ्लेक्शन ना होता, रिफ्लेक्शन ना होता, लाइट जिस रास्ते पे आ रही है उसी रास्ते पे सीधी चली जाती। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ बीच में सरफेस रख दी, जैसे ही आपने बीच में सरफेस रखी, बीच में सरफेस रखने के बाद हुआ क्या, जो लाइट रे सीधी जानी थी वो सीधी ना जाके किधर की ओर चली गई, इधर की ओर। किधर की ओर चली गई, इधर की ओर। बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन, विचलन। क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन, इसको हम कहते हैं विचलन। बात क्लियर? जिसने अपना रास्ता बदल लिया हो, जब रास्ता किसी ने चेंज कर दिया हो तो रास्ता बदलने को हमने क्या बोल दिया, डेविएशन, विचलन। भाई लाइट रे को आना सीधा था, वो सीधी चली जाती, लेकिन आपने बीच में उसके रास्ते में कोई सरफेस रख दी, ओपेक सरफेस, जो ये सीधी जानी थी वो सीधी न जाके कहां चली गई, इधर की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग जानते ही हो अच्छे तरीके से, ये क्या है आपका नॉर्मल, ये क्या है इंसिडेंट रे, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, इसी प्रकार से इंसिडेंट रे और ये जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। वहीं रिफ्लेक्टेड रे और ये जो डेविएटेड रे है, ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं डेल्टा। मतलब डेल्टा का मतलब है यहाँ पे डेविएटेड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, डेविएटेड एंगल, विचलन कोण। ठीक है, जो लाइट रे सीधी जा रही थी वो सीधी ना जाकर जो इधर की ओर चली गई है, उसके बीच का एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं डेविएटेड एंगल, विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको, डेविएटेड एंगल, विचलन कोण। और यहां पे अब कुछ बातों को आपको समझना है। क्या समझना है, देखो ये हो गया G और ये हो गया I। तो ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि ग्लांसिंग एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपको ग्लांसिंग एंगल पता है, उसमें इंसिडेंट एंगल निकालना हो तो ग्लांसिंग एंगल को माइनस कर दो 90 डिग्री में से, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण। समझ में आ रही है बात? वहीं जो डेविएटेड एंगल होता है, विचलन कोण जो होता है, आप याद रखेंगे डेविएटेड एंगल, विचलन कोण होता है डबल ऑफ ग्लांसिंग एंगल। जो स्पर्श कोण होता है उसका 2 गुना। विचलन कोण, डेविएटेड एंगल जो होता है वो डबल होता है किसका, ग्लांसिंग एंगल का, सॉरी हाँ ग्लांसिंग एंगल का स्पर्श कोण का। ये बात भी आप लोग याद रखिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको बना लीजिए अच्छे तरीके से, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, जल्दी जल्दी हम आगे की चीजें कवर कर सकते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन के जरिए चीजों को समझते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है, एक सतह है, और उस सरफेस पर एक प्रकाश किरण आती है, टकराती है, और सरफेस से, सतह से 35 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 35 डिग्री का। क्वेश्चन क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक परावर्तित सतह है, और उस परावर्तित सतह पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक लाइट रे आती है, एक प्रकाश किरण आती है, टकराती है, और कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 35 डिग्री का। तो आप लोगों से पहला पूछेगा कि बताइए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा। किस किस का, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल, ये वाला।
ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होता है आपका आई, और ये वाला एंगल क्या होता है आर। आई और आर को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये वाला पूरा एंगल निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, खुद सोचो जरा भाई। आई और आर को ऐड कर दोगे तो आपका पूरा ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप लोग जानते हो कि भैया ग्लांसिंग एंगल मतलब सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ग्लांसिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल जो होता है, इन दोनों का जो योग है, सम है, वो कितना होता है 90 डिग्री। स्पर्श कोण और आपतित कोण का जो मान होता है, इन दोनों का एडिशन जो होता है वो किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल जो है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। तो आपके पास ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है, कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। इंसिडेंट एंगल आपको निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो भाई, इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और अभी मैंने आप लोग को बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, परावर्तन के नियम में क्या बताया था कि जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होता है हमेशा, जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल भी होता है। इसका मतलब अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री, 55 और 55 कितना 110, तो ये वाला एंगल जो होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री, कितने डिग्री 110 डिग्री। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आई बात। आपसे पूछा जाए कि भैया डेल्टा मतलब डेविएटेड एंगल बताओ कितना होगा, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएटेड एंगल विचलन कोण कितना होगा, तो विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो हो जाएगा डबल ऑफ ग्लांसिंग एंगल, तो डबल ग्लांसिंग एंगल कितना है 35 डिग्री, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो आएगा 70 डिग्री। तो डेविएटेड एंगल कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसी प्रकार की चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं आपको, फिर आपको यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, है ना, स्क्रीनशॉट लेते अगर रहा करो। बाकी ये सारी चीज जो है मैं आपको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल भी करा दूंगा, ठीक है ना। एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं ये है कि भाई प्रकाश किरण आती है, टकराती है सरफेस से, और सरफेस से बनाती है 40 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का 40 डिग्री का। एक प्रकाश किरण एक सरफेस से टकराती है और 40 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इंसिडेंट रे, आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल। तो फिर वही काम करोगे ना आप लोग कि सर पहले आई निकाल लो, जी प्लस आई, ग्लांसिंग एंगल स्पर्श कोण, इंसिडेंट एंगल आपतित कोण का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। बात क्लियर। तो एंगल आई कितना हो जाएगा भैया, सीधा रख दो यहाँ पे 40, 90 में 40 माइनस कर दो, कितना आएगा 50 डिग्री। आई की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो ये 50 तो ये भी कितना 50, तो भैया दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 100 डिग्री। खत्म कहानी, कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछा जाए डेविएटेड एंगल बताओ, विचलन कोण बताओ, तो विचलन कोण डबल होता है किसका ग्लांसिंग एंगल का, तो 40 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। बात क्लियर है, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन, परावर्तन। इतनी चीजें आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होते हैं, मिरर दर्पण क्या होते हैं, लेंसेज क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो चीजें कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।